हेलो दोस्तों, आपके वक्त की कीमत समझते हुए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं टेस्ट नंबर 10 का पार्ट बी। पहला प्रश्न, छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रद्युम्न सिंह, के गोयल, हीरालाल देवपुरा या ज्योति किरण? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो छठा वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष है प्रद्युम्न सिंह साहब। कौन है? प्रद्युम्न सिंह साहब है ना, वो छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष है। ठीक है, अब देखो वित्त आयोग के बारे में जान लेते हैं। तो वित्त आयोग का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया। और ये संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसे 243 आई और 243 वाई के माध्यम से संविधान में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। और वित्त आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वो कृष्ण कुमार गोयल साहब थे। और छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? कृष्ण कुमार गोयल साहब। कृष्ण कुमार गोयल साहब वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, और छठे अध्यक्ष कौन बन रहे हैं वित्त आयोग के? प्रद्युम्न सिंह साहब बन रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगले प्रश्न में चलते हैं। सरकार ने राजस्थान जागीर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? सरकार ने राजस्थान जागीर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया? 52 में, 55 में, 53 में या 59 में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1952 में। तो 1952 में कब? 1952 में सरकार ने राजस्थान जागीर उन्मूलन अधिनियम को पारित किया था। कब पारित किया था? 1952 में सरकार ने राजस्थान जागीर उन्मूलन अधिनियम पारित किया। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान में गेहूं और दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब प्रारंभ किया गया? यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किन किन फसलों पर? गेहूं पे और दलहन पे। कब शुरू किया गया? 2006-07 में शुरू किया गया, 2007-08 में शुरू किया गया, 2009-10 में शुरू किया गया, 2015-16 में शुरू किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2007-08 में। यानी राजस्थान में गेहूं और दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ किया गया था 2007-08 में। ठीक है, याद रह जाएगा ना? ठीक है, और इसमें 2015-16 से केंद्र ने यह कर दिया कि जो 60% हिस्सा होगा, कितना हिस्सा? जो 60% हिस्सा होगा वित्त पोषण का। अगर जैसे 100 रुपए खर्चा होता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पे, ठीक है, उसमें से 60 तो देगी केंद्र सरकार और 40 देगी राज्य सरकार। और ये प्रावधान कब से किए गए हैं इस कार्यक्रम में? तो ये करे गए हैं 2015-16 से। कब से करे गए हैं? 2015-16 से करे गए हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। पशु गणना 2019, जो अभी लेटेस्ट वाली पशु गणना है, जो 20वें नंबर की पशु गणना है, उसके अनुसार राजस्थान में पशु घनत्व है ना? कितना पशु घनत्व है राजस्थान में? और सबसे अधिक पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान में जो पशु घनत्व है 2020वीं पशु गणना के अनुसार, तो वो कितना है? तो वो है 166। कितना? 166। और सबसे ज्यादा पशु घनत्व वाला जिले की अगर बात करते हैं तो वो है दौसा। यानी दौसा जिला ना, जयपुर के पास में, वहां पे सबसे ज्यादा पशु घनत्व है। ठीक है ना? सबसे ज्यादा पशुओं की संख्या के मामले में अगर बात करते हैं तो कौन सा जिला आता है संख्या के मामले में? संख्या में तो अपना बाड़मेर टॉप पे। और अगर घनत्व की बात करें, घनत्व में कौन सा जिला टॉप पे है? दौसा। ठीक है, और राजस्थान का पशु घनत्व कितना है? तो 166 प्रति वर्ग किलोमीटर। कितने पशु एक वर्ग किलोमीटर में राजस्थान में है? ठीक है, अच्छा, दौसा में हमें पता है कि सबसे ज्यादा पशु घनत्व है। तो बताइए दौसा में कितने पशु एक वर्ग किलोमीटर में रहते हैं? तो इसका आंसर होगा 292। कितने? 292 पशु। और ओवरऑल राजस्थान का पशु घनत्व कितना है? 166। राजस्थान का पशु घनत्व 166, वहीं दौसा का पशु घनत्व 292। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। गिरवाण ऊंट की सजावट में किस भाग में प्रयुक्त की जाती है? गिरवाण है ना, एक आभूषण है, वो ऊंट की सजावट में प्रयुक्त किया जाता है। और वो ऊंट के किस भाग में पहनाया जाता है? पैर में, गले में, पीठ पे या नाक में? तो जो गिरवाण है वो कहाँ पहनाई जाती है? वो नाक में पहनाई जाती है गिरवाण। ठीक है, तो राजस्थान एक अधिनियम आया था, राजस्थान ऊंट वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन अधिनियम 2015। और इसमें यह प्रावधान किया गया कि अगर ऊंट की नकेल भी कसते हैं तो ये है ना कानूनी अपराध है।
और इसके बदले आपको जेल की सजा भी हो सकती है, इसलिए ऊंट के नकेल कसने की भी कोशिश ना करें। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कड़कनाथ क्या है? ये आरएस में आया हुआ क्वेश्चन है, आरएस प्रिय में आया था पिछले बार। तो कड़कनाथ क्या है? तो कड़कनाथ एक मुर्गे की किस्म है ना। किसकी किस्म है? मुर्गे की किस्म है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बाड़मेर सांचौर बेसिन है ना, वो प्रसिद्ध है किस कारण? पेट्रोलियम उत्पादन के लिए, खनिज पदार्थ के लिए, बायोगैस हेतु या जिप्सम हेतु? तो बाड़मेर सांचौर बेसिन वो किस लिए फेमस है? वो पेट्रोलियम एक बेसिन है। क्या है? पेट्रोलियम बेसिन है। राजस्थान में 4 पेट्रोलिफेरस बेसिन है ना, और इन 4 पेट्रोलिफेरस बेसिन में से एक बेसिन है बाड़मेर सांचौर बेसिन। कौन सा बेसिन है? बाड़मेर सांचौर बेसिन है। जो पेट्रोलिफेरस बेसिन है, 4 पेट्रोलिफेरस बेसिन है राजस्थान के, वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। और अगर जिलों की बात करें तो ये बेसिन राज्य के 14 जिलों में फैले हुए हैं। कितने जिलों में फैले हुए हैं? राज्य के 14 जिलों में फैले हुए हैं। ठीक है ना, एक बार फिर से देख लेते हैं। बाड़मेर सांचौर बेसिन किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से संबंधित है ना। ये राजस्थान के 4 पेट्रोलिफेरस बेसिन में से एक है। ठीक है, और 4 पेट्रोलिफेरस बेसिन है वो राजस्थान के 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को घेरे हुए हैं और ये 14 जिलों में फैले हुए हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान में सरस्वती परियोजना प्रारंभ करने वाली एजेंसी कौन सी है? यानी सरस्वती परियोजना है ना, वो किसने प्रारंभ किया? राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल, वेदांता समूह, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, खान और भूविज्ञान विभाग राजस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी, है ना। तो सरस्वती परियोजना का संबंध ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी से, ओएनजीसी शॉर्ट में कहते हैं हम इसे। तो सरस्वती परियोजना, सरस्वती परियोजना, और ये किसके द्वारा शुरू की गई? ओएनजीसी के द्वारा। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री कहाँ पे है? हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री कहाँ पे? भरतपुर, धौलपुर, जयपुर या अलवर? तो हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री है वो धौलपुर जिले में है। किस जिले में है? धौलपुर जिले में। हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर जिले में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कहाँ का रमकड़ा उद्योग प्रसिद्ध है? तो रमकड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? गलियाकोट का, बेगू का, मांडल का या जेठाना का? तो गलियाकोट का जो रमकड़ा उद्योग है ना वो बहुत फेमस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो रमकड़ा उद्योग गलियाकोट का। ठीक है, रमकड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? गलियाकोट का रमकड़ा उद्योग बहुत प्रसिद्ध है। हाथ से कागज बनाने का या हाथ से कागज निर्माण का कार्य कहाँ पे किया जाता है? हाथ से कागज बनाने का या हाथ से कागज निर्माण का कार्य कहाँ पे किया जाता है? बाड़मेर में, बालोतरा में, सांगानेर में या कैथून में? कहाँ पे किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सांगानेर में। कहाँ पे? सांगानेर में। हाथ से कागज बनाने का कार्य कहाँ किया जाता है? सांगानेर में किया जाता है। राजस्थान में टायर और ट्यूब बनाने का कारखाना कहाँ पे है? अब ये बताइए, राजस्थान में टायर और ट्यूब बनाने का कारखाना कहाँ पे है? केलवा में है, कांकरोली में है, करौली में है या कोटपुतली में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना। कांकरोली राजसमंद है ना, वहां पे राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना है। राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कांकरोली में है। ठीक है ना, तो टायर के कांकरा लग के पंचर हो सकता है, इस तरह से इसको याद रख सकते हैं आप। अगले प्रश्न पे चलते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं पहले। ऑप्शन बी, कांकरोली इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन सिटी पहली सेजों में से एक जो भारत सरकार और राज्य सरकार से स्वीकृत हो चुकी है वो कौन सी है? यानी सिलिकॉन सिटी है और ये सेज बनाई है ना, उनमें उनमें से पहली सेज में से एक है। ये भारत सरकार से भी पास हो गई है, राज्य सरकार से भी पास हो गई है। कौन सी है वो? जयपुर अजमेर रोड पर, बोनाडा जोधपुर में, खुशखेड़ा भिवाड़ी में, दिलोड़ा माउंट आबू में? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? खुशखेड़ा भिवाड़ी में। यानी सिलिकॉन सिटी वाला जो सेज है ना वो खुशखेड़ा भिवाड़ी में बनाया जाएगा। कहाँ पे? खुशखेड़ा भिवाड़ी में। और इसे केंद्र की अनुमति भी मिल गई है, राज्य की अनुमति भी मिल गई है। बस कार्य प्रगति पर शुरू होने वाला है, हो चुका होगा अब तक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान सरकार के किस विभाग में सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजनाओं में राज्य सरकार के प्रयासों के साथ समन्वय के लिए नोडल एजेंसी के रूप में सार्वजनिक निजी सहभागिता सेल का गठन किया गया? कहने का तात्पर्य ये है कि जो सरकारी उपक्रम है या सरकारें हैं और जो निजी कंपनियां हैं वो आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ कार्य करें। कहने का तात्पर्य जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सेक्टर है और जो प्राइवेट सेक्टर है, ये दोनों आपस में एकदम सामंजस्य बना के कार्य कर सके, इसके लिए सरकार ने एक
सेल का गठन किया गया है। किस सेल का? सार्वजनिक निजी सहभागिता सेल, है ना। अब उस सार्वजनिक निजी सहभागिता सेल का गठन तो कर दिया है, लेकिन वो किस विभाग की नोडल एजेंसी है? आयोजना विभाग की, उद्योग विभाग की, वित्त विभाग की या वाणिज्य विभाग की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो ये सार्वजनिक निजी सहभागिता सेल है, ये आयोजना विभाग की एक नोडल एजेंसी है। ठीक है, अगले प्रश्न, इसकी नोडल एजेंसी आयोजना विभाग है। सिंपेक्स योजना लागू की गई। सिंपेक्स योजना किसके द्वारा लागू की गई? राजसिको द्वारा, आरएफसी द्वारा, रिको द्वारा या आरएसएमडीसी द्वारा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आरएफसी। राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन है ना, राज्य वित्त निगम जिसे कहते हैं, उसकी स्थापना 1955 में हुई थी, 1951 के अधिनियम के तहत हुई थी। और इसी ने, जिसकी स्थापना 1955, आरएफसी है, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी, इसी ने एक योजना चालू की, उसका नाम है सिंपेक्स योजना। ठीक है, तो सिंपेक्स योजना आरएफसी द्वारा लागू की गई। ठीक है। राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना कब की गई? राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना कब की गई? 1970 में, 76 में, 80 में या 84 में? तो राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना 1976 में की गई। कब की गई? 1976 में। यानी जनजाति के क्षेत्रीय विकास के लिए जो सहकारी संघ बनाया गया है ना, उसकी स्थापना 1976 में की गई। कब की गई? 1976 में की गई। अगले प्रश्न में चलते हैं। झेला एक आभूषण है, ये कहाँ पहना जाता है? झेला एक आभूषण है, इसे कहाँ पहना जाता है, कहाँ धारण किया जाता है? कान में, नाक में, हाथ में या गले में? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा झेले को कान में पहना जाता है। कहाँ पे? झेला कान में पहना जाता है, यानी झूलता सा दिखता है ना वो, इस तरह से इसको रिलेट कर सकते हैं कि झेला कान में पहना जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से दो जिले जिनकी कुल जनसंख्या में सबसे कम अनुसूचित जनसंख्या, जनजाति की प्रतिशत जनसंख्या है, यानी सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत किस जिले की जनसंख्या में है? भरतपुर और धौलपुर, बीकानेर और नागौर, गंगानगर और हनुमानगढ़, चूरू और सीकर? तो इसका आंसर हो जाएगा बीकानेर और नागौर। क्या हो जाएगा? बीकानेर और नागौर। यानी बीकानेर और नागौर वो जिले हैं जहां पे अनुसूचित जनजाति, यानी शॉर्ट में कहे तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एसटी, वहां पे बहुत कम निवास करती है। प्रतिशत के हिसाब से बीकानेर और नागौर वो जिले हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित जिला समूहों में से कौन सा 2011 में 100 से कम जनसंख्या घनत्व रखता है? यानी कौन से वो जिले हैं राजस्थान के जनसंख्या के अनुसार, 2011 की जनसंख्या के अनुसार, जहां पे जो घनत्व है वो 100 से भी कम है? बीकानेर, चूरू, जालौर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू और बाड़मेर, बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। तो हमें पता है जैसलमेर का जनघनत्व कितना है, हमें 100 से नीचे आइडेंटिफाई करने हैं, तो जैसलमेर का तो पता है 17 है। ठीक है, फिर बीकानेर का कितना है? बीकानेर का 78 है, 78 हो गया। फिर अपने बाड़मेर का कितना है? 92 हो गया। ठीक है, यानी जैसलमेर का 17, बीकानेर का 78, बाड़मेर का 92, फिर अपने चूरू का 147 और फिर अपने जोधपुर का 161। ठीक है, तो अब हमसे क्या पूछा था कि किन जिलों की जो जनसंख्या घनत्व वो 100 से कम है? तो 1, 2, 3, 3 जिले ऐसे जिनका घनत्व 100 से कम है, और वो कौन कौन से हो गए? एक तो हो गए जैसलमेर, एक बीकानेर और एक बाड़मेर। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले में है? सबसे कम साक्षरता दर किस जिले में? जालौर में, सवाईमाधोपुर में, कोटा में या टोंक में? तो ये जालौर जिले में सबसे कम साक्षरता दर पाई जाती है, सबको पता ही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लोक जुम्बिश कार्यक्रम में किस विदेशी राष्ट्र का सहयोग है? एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसका नाम है लोक जुम्बिश। उसमें किस देश द्वारा सहयोग दिया जा रहा है, यानी कौन सा देश उसमें सहयोग कर रहा है? फ्रांस, डेनमार्क, स्वीडन या इटली? तो कौन सा देश है जो इसमें सहयोग कर रहा है लोक जुम्बिश कार्यक्रम में? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, स्वीडन है ना। स्वीडन नाम का देश है, वो लोक जुम्बिश कार्यक्रम में भारत की सहायता कर रहा है। ठीक है, लोक जुम्बिश कार्यक्रम में स्वीडन देश सहायता कर रहा है। लोक जुम्बिश स्वीडन, इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। एक बार लिख देते हैं ताकि कहीं ना कहीं माइंड में स्ट्राइक करता रहे। लोक जुम्बिश, और किसके सहयोग से? स्वीडन के सहयोग से। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं।
राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की प्रत्यक्ष स्थापना कहाँ की गई? महिला रोजगार कार्यालय इसकी स्थापना कहाँ की गई? अजमेर, जोधपुर, जयपुर या उदयपुर? तो राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की स्थापना जयपुर में की गई। कैपिटल सिटी है अपनी राजस्थान की, वहां पे महिला रोजगार कार्यालय की प्रत्यक्ष स्थापना करी गई। आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ पे है? कोटा में, उदयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में। तो आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ पे है? जोधपुर में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जोधपुर। आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ पे है? जोधपुर जिले में। सी रंगराजन विशेषज्ञ दल रिपोर्ट 2014। सी रंगराजन भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर भी रहे हैं। उनके अनुसार 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या में कितने व्यक्ति निर्धन आके गए? यानी रंगराजन रिपोर्ट आई निर्धनता के संबंध में, और उन्होंने बताया कि राजस्थान के कितने व्यक्ति 2011-12 में निर्धन थे। 2.35 करोड़, 90 लाख, 1.12 लाख, 12 करोड़ या फिर 1 करोड़ 51 लाख। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रंगराजन साहब ने माना कि 2011-12 में राजस्थान के 1 करोड़ 51 लाख लोग ना, 1 करोड़ 51 लाख लोग या 151 लाख लोग कह सकते हैं, गरीब थे। रंगराजन रिपोर्ट के अनुसार, जो 2014 में इन्होंने रिपोर्ट दी थी और इन्होंने 2012 के आधार पे ये बताया डेटे को। लकड़वाला फॉर्मूला है वो किससे संबंधित है? साक्षरता दर से, स्वास्थ्य और पोषण से, मानव विकास प्रतिवेदन से, गरीबी रेखा से। तो लकड़वाला फॉर्मूला ये गरीबी रेखा से संबंधित है। लकड़वाला फॉर्मूला है ना, लकड़वाला फॉर्मूला वो गरीबी रेखा से संबंधित है। किससे संबंधित है लकड़वाला फॉर्मूला? गरीबी रेखा से। अगले प्रश्न में चलते हैं। कौन सा सम्मेलन मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए कार्य करता है? यानी इनमें से कौन सा सम्मेलन है जो मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए कार्य करता है? UNICEF, UNCCD, UNESO या UNWF? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, UNCCD। UNCCD क्या होता है देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये क्या कार्य करता है? डेजर्टिफिकेशन है अपना, जो मरुस्थलीकरण है उसको कॉम्बेट करने का कार्य करता है, रोकथाम करने का कार्य करता है। कौन? UNCCD। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान में ऊर्जा की शक्ति में ताप ऊर्जा का लगभग अनुपात कितना है? यानी राजस्थान में ऊर्जा उत्पादित हो रही है, उसमें ताप ऊर्जा का अनुपात कितना है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 60%। यानी 60% है ना राजस्थान की ऊर्जा में ताप ऊर्जा का अनुपात है। अब ये डेटा थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है समय के साथ में, क्योंकि हम पवन ऊर्जा में और सौर ऊर्जा में, या यूं कहे रिन्यूएबल एनर्जी में हम नई बुलंदियों को छू रहे हैं, है ना। हम आने वाले समय में ऐसा लगता है कि पूरे देश की जो ऊर्जा आवश्यकताएं हैं अपनी सोलर क्षमता के माध्यम से हम ही प्रोवाइड करवा देंगे, है ना। सोलर विद्युत के उत्पादन में तो हम वैसे अग्रणी स्तर पर बने हुए हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के किन जिलों से गुजरेगा? ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है ना, वो राजस्थान के किन जिलों से गुजरेगा? जयपुर, कोटा, टोंक, अलवर, भरतपुर, जयपुर, बीकानेर, नागौर, जोधपुर या कोटा, बारां, झालावाड़? तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, बीकानेर, नागौर और जोधपुर। जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है ना वो किन जिलों से गुजरेगा इनमें से? तो ये हो गया बीकानेर, नागौर और जोधपुर। ठीक है, बीकानेर, नागौर, जोधपुर से ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर गुजरेगा राजस्थान के। राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक ही जिले में सीमित है, यानी वो कौन सा, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो केवल एक जिले में ही है और राष्ट्रीय राजमार्ग भी है वो? तो 11A, 79A, 76A या 3A? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 79A। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो 79A राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है, वो केवल एक जिले से गुजरता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान शहरी आवास योजना विकास परियोजना निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई? राजस्थान शहरी आवास विकास परियोजना किस वर्ष शुरू की गई? राजस्थान शहरी आवास विकास परियोजना किस वर्ष शुरू की गई? 98 में, 99 में, 2000 में या 2001 में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1998 में, 1998 में राजस्थान शहरी आवास योजना विकास परियोजना का शुभारंभ किया गया 1998 में।
जागृति बैक टू वर्क योजना क्या है? जागृति बैक टू वर्क योजना क्या है? किसी रोग के कारण अपना जॉब छोड़ चुके युवा पुरुषों के लिए, अपने निजी कारणों से जॉब छोड़ चुकी महिलाओं के लिए, कोविड के कारण अपने अभिभावकों को छोड़ चुकी लड़कियों के लिए, सेवानिवृत्त राजकीय महिला कर्मचारियों के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी अपने किसी कारण से, उन्होंने पारिवारिक कारणों से अगर महिलाओं ने अपना जॉब छोड़ दिया था और अब वो वापस जॉब करना चाहती है, तो सरकार उनके लिए योजना लेके आई है जागृति बैक टू वर्क योजना, जिसके माध्यम से वो रोजगार की पुनः प्राप्ति कर सकती है। तो ये महिलाओं को जो रोजगार में पहले थी लेकिन अब वर्तमान में वो रोजगार में नहीं है, अब वो रोजगार वापस प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस योजना के माध्यम से वो लाभान्वित हो सकते हैं। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन के लिए कौन योग्य है? मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन के लिए तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाएं, बेरोजगार एकल नारी, शिक्षित एकल नारी, अविवाहित एकल नारी। तो इसका आंसर हो जाएगा तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान विधानसभा की निम्नलिखित में से किस समिति में सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं है? यानी राजस्थान विधानसभा में जो समितियां हैं उनमें से कौन सी समिति ऐसी है जिसकी सदस्य की संख्या पहले से निश्चित नहीं है कि समिति में इतने सदस्य होंगे? याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति या फिर सामान्य प्रायोजनों संबंधी समिति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सामान्य प्रायोजन संबंधी समिति है ना, उसकी समिति की सदस्य की संख्या समिति बनाते समय निश्चित नहीं होती, कितनी भी हो सकती है, कम ज्यादा, है ना। लेकिन याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति और सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति है ना, इनकी सदस्य संख्या पूर्व निर्धारित होती है, उतनी ही होती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री और संविधान सभा के सदस्यों के लिए समान अधिकारों के प्रस्तावक कौन थे? यानी एक तो कह रहे हैं कि राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो हमें पता ही है कि हीरालाल शास्त्री साहब थे। और उन्होंने एक कार्य और किया था, जो संविधान सभा के सदस्य थे ना, उनके समान अधिकारों के प्रस्तावक थे वो, यानी उनको समान अधिकार दिए जाए ऐसा प्रस्ताव वो लेके आए थे। इस कारण ये फैक्ट बन जाता है, पॉइंट बन जाता है कि संविधान सभा के सदस्यों के लिए समान अधिकारों के प्रस्तावक। ठीक है, तो कौन थे वो? हीरालाल शास्त्री साहब थे। कौन थे? हीरालाल शास्त्री साहब थे। ऑप्शन 20 का सही हो गया। अंचल कार्यक्रम किससे संबंधित है? अंचल कार्यक्रम है ना, वो रेगिस्तानी क्षेत्र के जिलों के विकास से संबंधित है, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित है, कामकाजी महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित है, या फिर राज्य के सामाजिक सांस्कृतिक विकास से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित है। अंचल कार्यक्रम गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट कहाँ आयोजित किया गया? राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट कहाँ आयोजित किया गया? जयपुर, उदयपुर, बीकानेर और जोधपुर। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट कहाँ आयोजित किया गया? अब मैं एक आपसे छोटा सा प्रश्न पूछूंगा जो पिछले प्रश्न पे आते हैं। अंचल कार्यक्रम ये गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित है, लेकिन मेरा प्रश्न आपसे ये है कि इसे शुरू किस जिले ने किया? किस जिला प्रशासन ने शुरू किया? ठीक है, यह कहाँ से शुरू किया गया, इस प्रकार इससे मान सकते हैं। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट कहाँ आयोजित किया गया? जयपुर, उदयपुर, बीकानेर या जोधपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में किया गया। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट है ना, जयपुर में आयोजित किया गया। अमृत महोत्सव कार्यक्रम में राजस्थान में कौन सा स्थान प्राप्त किया? जून 2022 तक के डेटा की बात कर रहे हैं हम, उसके बाद डेटा ये परिवर्तित होता रहेगा, लेकिन हमें जैसे आगे अपडेटेड डेटा आएगा हम आपको फिर से इस बारे में बता देंगे। तो जून 2022 तक अमृत महोत्सव कार्यक्रम में राजस्थान की रैंक क्या थी? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो राजस्थान उसमें पहले स्थान पे था। ठीक है, पहले स्थान पे। शक्ति अभियान कहाँ प्रारंभ किया गया? जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर या जैसलमेर? शक्ति अभियान कहाँ प्रारंभ किया गया? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या जैसलमेर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीकानेर में। शक्ति अभियान कहाँ प्रारंभ किया गया? शक्ति अभियान कहाँ प्रारंभ किया गया? शक्ति अभियान बीकानेर में। ठीक है, याद रह जाएगा, शक्ति अभियान बीकानेर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पहला ओडीएफ प्लस आदर्श गांव कौन सा है? यानी देखो इसमें बहुत सारी बातें हैं। पहला ओडीएफ ही नहीं, ओडीएफ प्लस,
तो आप कहोगे जा होता नहीं। ये है ओडीएफ प्लस आदर्श गांव। क्या है ओडीएफ प्लस आदर्श गांव? कौन सा है? बूंदी का खेरून बूंदी, श्रीमाधोपुर सीकर, बधाल जयपुर या चितावा नागौर। तो इसका आंसर हो जाएगा खेरून बूंदी। तो इसकी जो विशेषता है वो देख लेते हैं एक बार। एक तो ओडीएफ प्लस होना चाहिए, एक आदर्श होना चाहिए, है ना। तो वो कौन सा है? तो वो बूंदी का खेरून गांव है। क्या है? खेरून गांव। ये ओडीएफ प्लस आदर्श गांव है, ठीक है, खेरून। और कहाँ पे है? बूंदी जिले में। कहाँ पे है? बूंदी जिले में। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है किसके द्वारा? राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा, राजस्थान के मुख्य सचिव के द्वारा, राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा, राजस्थान राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा। यानी यूपीएस आरपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं ना, उन्हें निलंबित ही किया जा सकता है, पद से हटाया तो जा ही नहीं सकता। तो ये राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा गोडाउन का अन्य नाम नहीं है? यानी बाकी तो 3 गोडाउन के पर्यायवाची है, ये मान सकते हैं, लेकिन एक नहीं है। सोन चिड़िया, बिल्कुल गोडाउन को सोन चिड़िया भी कहते हैं, गुदनमेर भी कहते हैं, हुकना भी कहते हैं, लेकिन चमचड़ नहीं कहते हैं। चमचड़ तो और ही कुछ होती है, सबको पता है चमचड़ का ही है। आपकी कक्षा के जो धनी छात्र हो, अन्य से अधिक अनुग्रह प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे आप टीचर बन गए, है ना, वरिष्ठ अध्यापक बन गए, आप सीनियर टीचर बन गए। अब आपकी कक्षा के कुछ धनी छात्र हैं, पैसे वाले छात्र हैं, वो बाकी अन्य छात्रों से अधिक अनुग्रह प्राप्त करना चाहते हैं आपसे। तो आप क्या करेंगे? उनकी बात मान लेंगे, या फिर उनको विनम्रतापूर्वक ऐसा करने से मना कर देंगे, या फिर आप प्रधानाचार्य से इस बात की शिकायत करेंगे, या फिर आप समझा देंगे कि कक्षा के सभी छात्र समान व्यवहार के उत्तराधिकारी हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? क्या करेंगे आप? क्योंकि आप जैसे विद्वानों को ही पता होगा इस बारे में, तो ये आप समझा देंगे कि कक्षा के सभी छात्र समान व्यवहार के अधिकारी होते हैं, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव संभव नहीं है, और आप जैसे आदर्श शिक्षक तो इसी बात को मानेंगे। सीखने के लिए विषय का स्वरूप होना चाहिए। जो सीखने के लिए विषय है ना, वो कैसे स्वरूप में होना चाहिए? सरल होना चाहिए, कठिन होना चाहिए, या फिर पहले सरल होना चाहिए फिर कठिन होना चाहिए, या फिर पहले कठिन कर दो फिर सरल कर दो? तो सीखने के स्वरूप के लिए क्या होना चाहिए? पहले लेवल 1 होता है, फिर लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, है ना। तो पहले सरल, फिर थोड़ा उससे बेहतर, फिर उससे बेहतर, उससे बेहतर, उससे बेहतर। और जिस प्रकार आप तैयारी करते करते आज यहाँ पहुंच गए हो, और आगे आने वाले 30 दिनों में आप जिस लेवल की तैयारी करोगे, है ना, तो उसी तरह से ये सरल से कठिन की तरफ जाएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीखने के लिए विषय का स्वरूप सरल से कठिन की तरफ होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पुनर्बलन का सिद्धांत है ना, उसका प्रतिपादन किसने किया? हल ने, राइड ने, पावलन ने, या कोलन ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन हल ने किया था। किसने? हल ने किया था। निम्न में से अधिगम को अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका कम से कम काम में लाना चाहिए? यानी कौन सा तरीका है ताकि अधिगम को अभिप्रेरित करने में काम में नहीं लिया जाना चाहिए, उसको कम मिल रहे हो भैया? उसको पुरस्कार, मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति को रोचक बनाना, या बच्चे के अनुभवों से जोड़ना? तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए, पुरस्कार। यानी आप हर बात के लिए पुरस्कार नहीं डिसाइड कर सकते कि भैया ये मिल जाएगा ये कर लो, तो ये मिल जाएगा ये कर लो। तो मतलब इसे लेना चाहिए काम में, लेकिन हर बार ये नहीं होना चाहिए, है ना। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहाँ पुरस्कार खड़े होते हैं। तो मतलब कुछ बड़े, कोई बड़े इवेंट करवा रहे हो तब पुरस्कार वगैरह जैसे कॉन्सेप्ट लाने चाहिए, अन्यथा इनसे बचना चाहिए। बाकी ये जो ये नैतिक प्रवृत्ति है, जैसे मिलजुल कर कार्य करने की प्रवृत्ति होगी, या फिर प्रवृत्ति को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना, है ना, या फिर बच्चों को जो उसके पूर्व अनुभव है, जो अब तक वो सीख चुका है, उनको इसके साथ में जोड़ना, ये चीज़ों को ऐड करना चाहिए। जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होते हैं, जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होते हैं, वो जन्मजात प्रेरक होते हैं, व्यक्तिगत प्रेरक होते हैं, सामाजिक प्रेरक होते हैं, अर्जित प्रेरक। तो वातावरण के संपर्क में आने से तो अर्जित प्रेरक ही होंगे। क्या होंगे? अर्जित प्रेरक होंगे। क्या होंगे? अर्जित प्रेरक होंगे। ठीक है, वातावरण के संपर्क में आने से अर्जित प्रेरक। निम्न में से कौन सा सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? यानी सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है ये अभिवृत्ति, संकल्पना, ज्ञान, या परिपक्वता? तो अभिव्यक्ति, संकल्पना और ज्ञान ये तो सीखने की प्रक्रिया के परिणाम है, लेकिन परिपक्वता तो अलग चीज होगी। बाकी एक बार इस प्रश्न को देख लेना,
अमेरिका में चले बाल अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता थे। अमेरिका में चले बाल अध्ययन आंदोलन, अमेरिका में एक आंदोलन चला था बाल अध्ययन आंदोलन, उसके जन्मदाता कौन थे, उसको किसने प्रभाव में लाया? स्टैनली हॉल, जीन प्याजे, जॉन लॉक या फिर टाइडमैन? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टैनली हॉल साहब है, वो अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं। यानी अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन कौन लेके आए थे? स्टैनली हॉल साहब लेके आए थे। कौन लेके आए? स्टैनली हॉल साहब लेके आए। अगले प्रश्न में चलते हैं। जॉर्ज स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को कैसा अवस्था माना है? यानी स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को कैसी अवस्था माना है? सुखद माना है, संवेगात्मक माना है, कल्पनात्मक माना है, तूफानी व तनावपूर्ण माना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था जो होती है अवस्था, उसे तूफानी और तनावपूर्ण माना है। क्या माना है? तूफानी और तनावपूर्ण। चलो ठीक है, इस प्रकार हमने ये टेस्ट 10 आज कंप्लीट कर लिया है। कल हम टेस्ट 11 को लेके आएंगे और उम्मीद करते हैं कि हमारी ये सीरीज आपको पसंद आ रही है, और अपने फ्रेंड्स को भी यार बता दो फिर, क्योंकि अगर आपको अच्छी लग रही है तो कहीं ना कहीं उनका भी उद्धार हो सकता है, एक दो प्रश्न ऐसे, या फिर वो जो पैटर्न है उसको समझ पाए परीक्षा के, कुछ मदद तो हो ही जाएगी ना। ठीक है, थैंक यू, पढ़ते रहो।